नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तो हल्का सीरीज का नवा सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप रेगुलर तैयारी कीजिएगा ना तो कोई भी एग्ज़ाम आपके हाथों में रहेगा उनका रिजल्ट। ठीक है, ये तो छोटा मोटा बिहार बीएड इंट्रेंस है, इसमें तो आप लोग गर्दा उड़ा के आएंगे। ठीक है, तो हाँ आप लोग को एक बात और बता दें कि आज जो है सुबह 10 बजे हम एक वीडियो डाले हैं। जो लोग बीएड करने जा रहे हैं मगर वो दुविधा में कि बीएड करें या ना करें, नौकरी होगा या नहीं होगा, तो आप लोग को बता दें कि आप लोग आंख मूंद के बीएड कीजिए। क्योंकि 2 दिन पहले बिहार एसटीईटी का फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, उसमें देखिए जो सभी में सीट ही खाली रह गया, चाहे वो हाई स्कूल हो +2 का हो, सब में सीट खाली रह गया। मात्र 2 विषय में थोड़ा दिक्कत है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, वो भी सिर्फ लड़का के लिए दिक्कत है। और लड़कियां आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी विषय से आप बीएड करने जा रहे हैं, आंख मूंद के आप कीजिए ना, आप लोग को नौकरी रखा हुआ है। ठीक है, लड़का लोग को थोड़ा दिक्कत है, और वो भी दिक्कत मान लीजिए जो लड़का लोग 100 नंबर नहीं ले आया 150 में, उनको थोड़ा दिक्कत हुआ है, उससे नीचे वालों का मेरिट लिस्ट नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम उस वीडियो में पूरा कंक्लूजन रख दिए हैं, आप लोग को पूरा दुविधा खत्म हो जाएगा। और हम कहते हैं आप लोग सिर्फ सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस छोड़ के जो भी हैं आप लोग तो आंख मूंद के बीएड कीजिए। मगर उसके बाद अगर सोशल साइंस में अगर आप लोग 100 नंबर एंट्रेंस में अगर सक्षम है लाने में, तब फिर कीजिए, आपका भी नौकरी फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, 100 नंबर लाना कोई भारी बात है नहीं, जीके जीएस रहता है। ठीक है, आप देखिए ना प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के एसटीईटी का कुछ रहता नहीं है। हाँ, जो लोग देखिए अभी 1,92,000 बच्चा था, आप सोचिए मात्र 24,000 बच्चा ही पास कर पाया, मात्र नाम मात्र के लिए बीएड होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग आंख मूंद के बीएड करने जा रहे हैं, जरूर कीजिए, आप लोग को नौकरी रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों को यह वीडियो दिल को छुए वो लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हाँ अच्छा नहीं लगे तो मत लाइक कीजिए, क्यों कहेंगे लाइक करने के लिए ज़बरदस्ती। ठीक है, कम से कम आप लोग से तो हमें इतना फीडबैक मिलना चाहिए ना। हाँ, और जिन लोग को ज़्यादा अच्छा लगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। ठीक है, क्योंकि हमें फीडबैक मिलते रहता है तो हम भी खुश रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटीन के जगह प्रोटॉन होगा, और देखिए गौ में न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आज जो टाइपिंग कर रहे थे उनकी वाइफ का तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो वो फिर आए हॉस्पिटल से, फिर धरफड़ी में टाइपिंग किए, इसीलिए थोड़ा एरर आपको देखने को मिल जाएगा। मगर हम वहाँ हम नोट कर देंगे कि यहाँ एरर है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी, तो आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे, मान लीजिए कोई परमाणु है, अब इसके नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, मगर नाभिक के चारों ओर जो है बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए ये अगर किसी से अभिक्रिया होगा तो या तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा तो दूसरे को मान लीजिए परेशान कर देगा, और नहीं कमज़ोर होगा तो दूसरा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, दूसरे मान लीजिए धातु का दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन इसको परेशान कर देगा। तो यही होता है कि सिर्फ विनाश जो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं। तो आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की कक्षाओं के बाहर में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है नाभिक में अवस्थित होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष होगा यहाँ पर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष गौ में है, और मायोपिया। तो आपको बता दें कि जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जन्मजात बीमारी है। और एक और है जन्मजात बीमारी, कौन है, हीमोफीलिया, जिसमें आपका यहीं अगर शरीर में कहीं कट जाता है तो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हीमोफीलिया जिसको रहता है उसमें ब्लड नहीं जमता है, वो भी जन्मजात बीमारी है। और देखिए इस कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में जो है लाल और हरा प्रकाश में विभेद नहीं कर पाता है, और इस बीमारी के वाहक कौन होती है, महिला होती है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में देखिए लोग निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, और इसके उपचार में अवतल लेंस का उपयोग होता है। अब देखिए लोग गलती कर देते हैं धरफड़ी में, कैसे कि निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं, यानी कि निकट की दूरी मतलब निकट जो है इनको नहीं दिखता होगा, तो यही गलत कर देते हैं। आप सीधा याद रखिए ना, यहाँ इसको तो आप रट ही लीजिए, घोर की पी जाइए
कि निकट दृष्टि दोष है तो समझ लीजिए कि निकट की वस्तु दिखता है, दूर की नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष है तो समझ लीजिए दूर की वस्तु दिखता है और निकट की नहीं दिखता है। तो वैसा ही दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है और निकट की नहीं दिखता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर, भाम्यनगर। तो आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी, और टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन में साहित्य, शांति, खेल, प्रशिक्षण, वीरता। तो आपको बता दें द्रोणाचार्य जो है खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। आप मान लीजिए किसी कोई भी खेल हो, उसका जो कोच होता है उनको ये मिलता है, क्योंकि वह जो है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार जो है देखिए खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट ये है पुलित्जर पुरस्कार, ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सब है, सभी का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन में है कठोर, लचीला, न ही कठोर और न ही लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में देखिए 2, 3, 4, 5। तो आपको बता दें कि वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। और देखिए गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ऋग्वेद में है। जादू टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में है। एकमात्र वेद यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन में है दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह। तो आपको बता दें कि चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप किसी चुंबक को जितना बार तोड़िएगा वो नया चुंबक बनता है, और नया चुंबक जब ये बना उसके दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा जो आकर्षण शक्ति होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए कि चुंबक की खोज जो है विलियम गिलबर्ट ने किया था, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य किसकी रचना है? तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो आपको बता दें गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है। और भी इनकी रचना देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। इंग्लिश में इन्होंने देखिए मराठा नामक पुस्तक की रचना की है, और मराठी में जो है केसरी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है, अब आगे एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए अरविंद घोष जो है वंदे मातरम पुस्तक की रचना की है, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ की रचना की है, और दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए कि अनुच्छेद 214 में देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, मगर इसके गठन की जो बात है अनुच्छेद 216 में की गई है। और देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक राज्य आता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए वह काम करते हैं। तो उसकी बात जो है अनुच्छेद 231 में कही गई है। ठीक है, देखिए जैसा कि बता ही दिए हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और यह अपना शपथ जो है यानी न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष लेता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन में पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो आपको बता दें कि भारत की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, और देखिए बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और उसके बाद देखिए चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उसके बाद देखिए म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर, उसके बाद देखिए भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। ठीक है,
तो इतने देशों के साथ भूमि के साथ यानी सीमा बनाता है। ठीक है, अब चलिए और भी देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है देखिए भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। अब यही देखिए, आप दो ही ये सीमा रेखा याद रखिए, इससे ज़्यादा आप लोग बिहार बीएड में पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 25। आप किसी एक ऑप्शन को काट के 32 कर लीजिए, क्योंकि इसका उत्तर जो है अनुच्छेद 32 होगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको बता ही दिए, जो टाइपिंग करते थे उनके वाइफ को जो है था तबीयत सीरियस हो गया था, इसी कारण थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है, अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 40 में पंचायती राज है, और अनुच्छेद 32 में यहाँ देखिए अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 48 में देखिए कृषि और पशु की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ऑप्शन में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कोई नहीं। तो आपको बता दिए कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से प्रधानमंत्री ने लाया था? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उस समय जब क्या कहते हैं 1955 मतलब 1950 के दशक में जो है, जब सभी देश अपना अपना वर्चस्व दिखा रहा था, तो रसिया चाहता था कि भारत हमारे ओर मिले, और अमेरिका चाहता था कि भारत हमारे ओर मिले। तो देखिए हम लोग क्या है कि हम सभी को लेकर साथ चलने वाले हैं। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि नहीं, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इसीलिए इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था निकाल दिया, क्योंकि रसिया का जो है उधर चलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और आपको अमेरिका में चलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें देखिए प्राइवेट आदमी यानी लोगों और सरकार दोनों का समान अधिकार होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लोगों का अधिकार होता है। जैसे अमेरिका में सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। देखिए उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखिए सिर्फ सरकार का अधिकार होता है। जैसे रूस, इटली सब में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है, मगर हमारे भारत में दोनों अर्थव्यवस्था है। हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। कोई भी अगर दुविधा में फंस जाते हैं तो बीच का रास्ता हम लोग निकाल के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन में है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो आपको बता दें कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। उनके साथ सबसे ज़्यादा संघर्ष मराठों ने किया था। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, मराठा साम्राज्य की शुरुआत जो है 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुआ, और इसका अंत जो है 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ हुई। ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज से जान लीजिए, इनका राज्याभिषेक जो है रायगढ़ किला में हुआ, और इसके दरबार में अष्टप्रधान थे। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन में सफ़ेद लिली, वाटर लिली, अशोक चक्र, कीवी। तो आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है। ठीक है, और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में सफ़ेद लिली जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी पता है क्या है? एक पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, जिसे आप गुंजन पक्षी भी कहते हैं। अब देखिए अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है कि चमेली का फूल जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है, और गोल्डन रॉड जो है अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन में मानसरोवर झील, अमरकंटक की पहाड़ी, गंगोत्री ग्लेशियर, और कोई नहीं। तो आपको बता दें ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और भी मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी देख लीजिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ठीक है, और अमरकंटक की पहाड़ी से देख लीजिए नर्मदा और सोन नदी निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से देखिए गंगा नदी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, और शेषनाग झील से जो है झेलम नदी निकलती है। और भी नदी से जितना भी प्रश्न हम सभी अगला सीरीज में आने वाले पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए आपका रिजल्ट जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमारे किस किस सेट से आया है, पूरा हम फुल्ली प्रूफ के साथ आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। तब आप कहिएगा कि नहीं सर आपका सेट बहुत गर्दा था। ठीक है, अभी बस आप लोग तैयारी तो करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। ऑप्शन में 1861, 1872, 1881, 1882। तो आपको बता दें भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो आपको बता दें, उससे भी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, सबसे पहले जो है जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई। ठीक है, भारत में पहली बार जो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुई, और पहली बार नियमित जनगणना यानी 10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ। ठीक है,
अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और देख लिए, जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, और 2021 की जनगणना जो है भारत की 16वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। देखिए यह जो है 16वीं जनगणना थी, इसलिए इस जनगणना में 16 भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन में हॉपकिंस, रॉयंटजन, डेवी, डेमलर। तो आपको बता दें एक्सरे का आविष्कार जो है रॉयंटजन ने किया था। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी ने किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था, और गैस इंजन का आविष्कार जो है डेमलर ने किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि गाजर क्या है? ऑप्शन में जड़, तना, पुष्प, पत्ती। तो आपको बता दें गाजर जो है एक जड़ है। अब बस जड़ और तना दो ही जगह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जड़ किस किस के उदाहरण है, जैसे जड़ के उदाहरण देखिए गाजर और मूली है, और तना जो है कौन कौन होते हैं, अदरक और प्याज, और देखिए यहाँ आलू होगा तना की जगह। ठीक है, आलू होगा। ठीक है, तना के उदाहरण कौन है, अदरक, प्याज और आलू होगा। ठीक है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। बस इससे 2 से ज़्यादा एग्जाम में तना और जड़ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो ऑप्शन में भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो आपको बता दें फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप मापने में किया जाता है, ऑडियोमीटर का उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, मोनोमीटर का प्रयोग जो है गैसों का दाब मापने में किया जाता है, और लेक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में ककलोत जलप्रपात है? तो नालंदा, गया, नवादा, समस्तीपुर। तो आपको बता दें बिहार के नवादा जिले में ककलोत जलप्रपात है, और यह सबसे बिहार का ठंडा जलप्रपात है। सभी मौसम में यह ठंडा रहता है। गर्मी मौसम में यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ एंजॉय करने। ठीक है, आप लोग भी जाइए, और कौन कौन से लोग यहाँ नवादा ज़िले से हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कौन जिला से? पश्चिमी चंपारण से। देखिए सोमेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है, और यह बाघों का अभयारण्य है। ठीक है, और कांबर झील जो देखिए बेगूसराय में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम देखिए बिहार स्पेशल का 2 वीडियो हम देंगे। ठीक है, उसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए हिंदी हम दे दिए थे आज टाइपिंग करने के लिए, आज हम समाज का हम वीडियो डालते हैं, मगर उनके आपको बता ही दिए कि उनके वाइफ का तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सीरियस हो गया था, तो ऐसे परिस्थिति में हम कुछ कह भी नहीं सकते थे कि नहीं हमको दीजिए ही टाइप करके। तो कल जरूर आप लोग का हिंदी का हम समाज का वीडियो जरूर देंगे। तो चलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, और क्या कहते हैं और भी विषय का, जैसे आप रीजनिंग भी है, कोई अगर आपके पास बुक है या पेडागोजी है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ सर बोले हैं सर तैयारी कर, हम तो तैयारी कराएंगे ही, क्योंकि देखिए हम गांव आ गए हैं, या बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप रीजनिंग पढ़ाइए। देखिए गांव में सेटअप तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पटना में रहते हैं, अभी हम गाँव, मेरा घर समस्तीपुर है, हम गाँव आ गए हैं, तो यहाँ थोड़ा यहाँ दिक्कत है। देखते हैं अगर सेटअप हमें मिल जाता है तो हम रीजनिंग पढ़ा देंगे, मगर हाँ बाल विकास यानी पेडागोगी सब हम जरूर आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, 11 का एग्जाम है, और हाँ इसका देखिए जीके जीएस का जो 40 का 40 मतलब प्रैक्टिस सेट भी हम 1 तारीख से देना चालू कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल द